हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सीरियस हो रही होगी। हम लोग बात करने वाले हैं आज जो इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए, वो हो जाता है करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स की हम लोग जो सेशन अभी स्टार्ट करने वाले हैं, लगभग 6 महीने का करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण घटना होगी उसी का हम लोगों ने संकलन किया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी भी हम आपको यही बात कहेंगे कि बीपीएससी के जो द्वारा यानी कि जो कंडक्ट कराई जा रही है टीचर की एग्ज़ाम, तो बीपीएससी का शिक्षक का जो वैल्यू है आप समझ ही रहे होंगे। क्योंकि जब एग्ज़ाम बीपीएससी आयोग के द्वारा लिया जाता है तो दिमाग में यही चलता है कि ये लोग जो टीचर बनेंगे पढ़े लिखे लोग होंगे, है ना। और हालांकि सही कहा जाता है उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत का, बहुत परिश्रम करने के बाद भी ये सब चीज़ें प्राप्त होता है। तो अभी भी वक्त है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली जो बात है वो हो जाता है आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए और रिवाइज कीजिए। बट अगर सबसे फैक्ट अगर बात किया जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है आपके टीचर के लिए, तो टीचर की तैयारी के लिए जो सटीक किताबें हैं, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। वो किताबें आपका एससीईआरटी की किताब है और एनसीईआरटी की किताब है। अगर दोनों किताब का अध्ययन आपने किया तो कोई भी कंपटीशन, खास करके बीपीएससी का जो टीचर है या बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज है, वो आपसे नहीं छूटेगा। हालांकि हम लोगों ने इसका क्लास स्टार्ट किया है 4.0 के लिए और 70 पीपीसी के लिए। हालांकि हम लोग ऑफलाइन तो पूरे दिन भर ही चलाते हैं, ऑनलाइन के लिए रात को ही टाइम मिलता है। तो रात को पूरे रात भर वर्क किया जाता है ताकि आप लोगों के लिए मतलब बेहतर मटेरियल और बेहतर चीज़ें किया जा सके। आपसे जुड़ाव ही कुछ ऐसा है, आपसे लगाव ही कुछ ऐसा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करें। पहला प्रश्न हो जाता है, आप देखिए, करंट अफेयर्स हो जाएगा, बीपीएससी के लिए है। स्पेशली जो सारे कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी टीचर के लिए खासकर जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कहता है कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इनका नाम है लाल दुहोमा, है ना। आंसर हो जाएगा ए हो जाता है, लाल दुहोमा नाम होता है ना। जैसे में हम लोग कुछ और भी डिस्कशन इसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, वह जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता हैं, है ना। जेडपीएम, शॉर्ट में आप कहते हैं जेडपीएम, जैसे भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी बोलते हैं, है ना। बहुजन समाज पार्टी को बीएसपी बोलते हैं। इसी तरीके से जोरम पीपुल्स मूवमेंट जो है जेपीएम के नेता हैं ये। उन्हें राज्यपाल, जिनका नाम है हरि बाबू कंभमपति, ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है लाल दुहोमा, और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो हरि बाबू कंभमपति हो जाते हैं। और राजधानी की बात करें तो राजधानी आपका आइजोल हो जाता है ना। राजधानी आपका आइजोल हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, है ना, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा प्रारंभ किया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, है ना। और यह जो योजना है मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम योजना, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया। कभी कभी योजना भी पूछा जाता है अदर स्टेट का। हालांकि बीपीएससी बहुत बार सवाल पूछा है आपसे। चलिए देखते हैं, कुछ डिस्कशन भी हम लोग देखेंगे। कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत शहरी विकास योजना प्रबंधन और मॉनिटर में
युवाओं को सक्रिय रूप में शामिल किया जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए राजधानी ये लखनऊ हो जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाते हैं, है ना। चलिए योजना तो बहुत सारा आता है, लेकिन गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट कभी भी विद्यार्थियों का तकलीफ़ और जो दुख दर्द होता है वो नहीं समझता। बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं घर परिवार की तरफ से, और पटना मुंबई, पटना दिल्ली लखनऊ बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, हर एक रुपए पे उनको सोचना पड़ता है। हालांकि अगर गवर्नमेंट अगर इन लोगों के जीवन को लेकर के कुछ काम करती तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उत्तर प्रदेश का पेपर लीक हो जाता, है ना, बिहार के पेपर लीक हो जाते और झारखंड, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। आप 2 साल 5 साल तैयारी करते हैं और ऐसा हो जाता है, अंदर से आदमी टूट जाता है, इस तरह से फीलिंग होता है। लेकिन बात यह है कि आपके हक और अधिकार की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक बेहतर गवर्नमेंट होता जो इस दुनिया की, इस भारत की सबसे कीमती संसाधन जो आप हैं, आप पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता। हालांकि वोट बैंक के लिए सबसे बेहतर आप एक क्या है प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, युवा को टारगेट किया जाता है वोट बैंक के लिए, लेकिन काम नहीं किया जाता। अगर गवर्नमेंट एक बेहतर गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए, जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती जिस तरह से अमेरिका वगैरह इस सब चीज़ों में है, तो हर महीने कम से कम पूरे भारत में खास करके लड़कियों को, जितनी भी लड़कियां किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक माह 2000 रुपये, है ना, प्रत्येक माह 2000 रुपये उनको देती कि भाई आप पूरे जीवन भर ले सकते हैं 2000 रुपये। और हाँ, मेरे भारत में इतनी संपदा है कि हम प्रत्येक लोगों को 2000 रुपये दे सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, प्रत्येक महीने में। अब आप सोचते होंगे कैसे? अगर आप भारत की अगर सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और बहुत सारे चीज़ को आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा, क्योंकि आपकी संपत्ति जो है, आपका जो धन संपत्ति है, किसी ऐसे हाथों में संग्रहित हो रही है ना, जो उसका ठेकेदार बनते जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका हाथ हो जाता है। जैसे कभी भी आप देखते हैं स्टूडेंट को बीट चौराहे पे पीट दिया जाता है ना। अगर आंदोलन करेंगे, अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, ऐसे हम बकवास नहीं कर रहे, रियलिस्टिक बात बता रहे हैं। और ये होता है जब एक माँ बाप घर पे बैठ कर के ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा कब कंप्लीट करेगा। उनकी ज़िंदगी तो जैसे तैसे चल ही रही है, लेकिन आपकी वजह से, आपकी बेरोज़गारी की वजह से उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और आपके लोग आपके हक के बारे में कोई भी पार्लियामेंट में या कोई भी गवर्नमेंट आपकी आवाज़ बन के नहीं बोल पाते, जिसके वजह से हर चौक चौराहे पे आप पीटे जाते हैं। बल्कि जब भी राजनीति की बात आती है तो टारगेट नंबर 1 पे आप ही होते हैं, है ना। झंडा ढोने वाले में भी आप ही लोग ही हैं, है ना। तो इसीलिए जाति, धर्म, छुआछूत, ऊंच नीच जो भी है, सबसे परे होकर के सोचना चाहिए, ताकि आपका विकास होगा तभी देश का विकास होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ऐसे गवर्नमेंट भी है आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे युवाओं पे टारगेट किया जाता है और युवाओं के घर पे जा कर के, अगर आपको यकीन नहीं तो आप देखिएगा, अमेरिका और यूरोप में एक ऐसी कंट्री है, 2-4 ऐसे कंट्री है जो युवा लोगों को टारगेट किया जाता है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो क्यों बेरोज़गार है, अधिकारी जा कर के आपसे पूछता है। फिर अगर आप जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक प्लेटफॉर्म बनता है, उसके अकॉर्डिंग एक बजट तैयार किया जाता है और गवर्नमेंट आपको पैसे भी देती है ऋण के तौर पे कि ठीक है आप मुझसे 2 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख, 20 लाख ले लीजिए, ज़बरदस्ती देता है, लेकिन तुम काम करो, कुछ ना कुछ करो। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है, पूरी दुनिया के लिए सबसे भयानक स्थिति होने वाला है। खैर छोड़िए, हम लोग काम करते हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका प्यार हमें मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, कमेंट्स भी आप लोग करते हैं। अपनी राय थी, अपना विचार था, दर्द होता है क्योंकि आप से जुड़ाव जो है, आपसे हमारा लगाव ही है। हमने ज़िंदगी जिया है,
हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। हम भी विद्यार्थी ही हैं, आप भी विद्यार्थी हैं। हम लोग भी अभी पढ़ाई ही करते हैं। अभी देखिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, और बूढ़े होने के बाद भी बहुत सारे चीज़ें गुजरने के बाद भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो हम कभी अपने आप को ये नहीं सोचे कि हमने शिक्षक का काम भले करते हैं, लेकिन कभी ये मन में नहीं आता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, एक से एक लोग विद्वान हैं, और हम लोग अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी विद्यार्थी हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भारत के कौन ऐसे अभिनेता हैं जिनको इटली की प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और मुझे लगता है कि आप जो देख रहे हैं सभी लोग इनको जानते होंगे। इनका नाम कबीर बेदी है। इन्हीं को इटाली नागरिक सम्मान से, प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इनका नाम है कबीर बेदी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है यहाँ पे कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता जिनका नाम है कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, है ना, यही पुरस्कार है जिनसे सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है। अगला सवाल कहता है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं विष्णुदेव साय को। आप इनका फोटो भी यहाँ देख सकते हैं, यही है ना। यही है छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं को बनाया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। सॉरी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर हो जाता है ना, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो जाते हैं। और राज्यपाल जरूर याद रखिएगा, कभी कभी राज्यपाल भी पूछे जाते हैं। विश्वभूषण हरिचंदन नाम हो जाता है इनका, है ना, और ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल 5 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सा? तो दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में। इससे पहले केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया था, है ना। निजीकरण होते जा रहा है। और ये देखिए, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट भी शामिल था, जिसके बाद से नवंबर 2020 में लखनऊ एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप ने संभाली शुरू कर दी, है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ें जो है ना, यहीं से क्लियर हो जाता अडानी ग्रुप। कभी कभी आप सोचते हैं कि अगर एक शिक्षक और एक माँ बाप जब भी अपने बच्चों पे प्यार लुटाता है, तो इतना याद रखिएगा, वो चाहता है उसे बनाने के लिए, उसका निर्माण करता है। देखिएगा, एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी दुनिया की सबसे जो कीमती जो चीज़ होता है लुटा देता है, ताकि बच्चों का मुकद्दर और तकदीर बन सके। वो निर्माण करना चाहता है अपने फ्यूचर को, और उस सारा का सारा चीज़ें अपने बच्चों में देखता है। आप लोग हैं, हम लोग हैं, सारे लोग हैं। उसी तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट, है ना, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा तरजीह देने लगे, जैसे अडानी ग्रुप की बात करें, है ना, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी बात, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोगों से तो बात करने में मज़ा आएगा। जो अनपढ़ गंवार हो तो कुछ भी बोल सकता है, चलिए कोई बात नहीं, अनपढ़ गंवार है ना। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोगों से क्या छुपाना, क्या। आप लोगों की मानसिकता, आप लोगों की सोच समझ बहुत ही विकसित होते जा रही है। और मैंने देखा भी, अच्छा लगता है, कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें दिख जाता है ना।
जैसा कमेंट्स होता है व्यक्तित्व का पता चल जाता है। पढ़े लिखे आप लोग हैं, चलिए आप लोग को सोचना चाहिए। आप लोग को बहुत सारा चीज़ है ना, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप भविष्य के निर्माता हैं। आप ही देश को जो चाहे जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इस देश की जो वागडोर है आपके कंधों पे है। अब आपको तय करना है कि हमें किस दिशा में अपने देश को ले जाना है, आप तय करेंगे। चलिए, वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान जो है किस लेखक को सम्मानित किया गया। हालांकि अगर देखेंगे तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि व्यास सम्मान 2023 में कौन सा, क्रम याद रखिएगा। 33वां व्यास सम्मान जो है 2023 में कहता है कि किस लेखक को दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, इनका नाम पुष्पा भारती है। यादें और यादें, ये सब इनकी पुस्तकें हो जाती हैं और इन्हीं को व्यास सम्मान दिया गया। 33वां व्यास सम्मान दिया गया। इतना याद रखिए, क्रम जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब दिया गया? तो 2023 में दिया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं कि उन्हें यह अवार्ड उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया है। यह पुस्तक वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ था। यह अवार्ड के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान जो है किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान की जो शुरुआत है, प्रारंभ है, कब से किया गया, तो 1991 हो जाता है ना, 1991। और इसी समय एलपीजी मॉडल आया था, एलपीजी मॉडल आया था, है ना। और एलपीजी मॉडल अर्थव्यवस्था को चेंज करके रख दिया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 7 नंबर सवाल है कहता है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? कौन सा? उत्तराखंड जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहता है 2023 का जो उद्घाटन है किन्होंने किया था? तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या है? बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया है। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जो कि वन अनुसंधान संस्थान, और ये भी पूछा जा सकता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, देहरादून में है ना। और यहीं पे यह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे कहता है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 है उसकी थीम क्या है? तो थीम याद रखिएगा, शांति से समृद्धि हो जाता है ना, शांति से समृद्धि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, है ना। आप देख सकते हैं फोटो में पोलैंड के जो पीएम है ना, पोलैंड के पीएम को आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनका नाम है डोनाल्ड टस्क नाम हो जाता है ना, डोनाल्ड टस्क नाम होता है। यह पोलैंड के पीएम हो जाते हैं, प्रधानमंत्री, है ना। यहाँ पे देखिए कहता है पोलैंड की संसद ने डोनाल्ड टस्क को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। पोलैंड एक मध्य यूरोपीय देश हो जाता है जिसकी राजधानी वार्सा है और मुद्रा जो है पॉलिश ज्वाल्टी हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ देखते हैं 10 नंबर सवाल जो है। 10 नंबर सवाल कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना, है ना, नए भारत का जो संवेदना का विमोचन कहता है कि किसने किया? तो ये रामनाथ कोविंद हो जाते हैं। आंसर क्या है? सी हो जाता है, रामनाथ कोविंद होते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है नए भारत का संवेदना का विमोचन किया। यह एक मौलिक संग्रह है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर प्रकाश डालता है।
जो हमारे देश के संविधान में निहित मूल सार और मूल्यों की गहराई से पड़ताल करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला देखिए, नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ 2023 किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ट्रेविड हेड हो जाएंगे और नाहिदा अख्तर हो जाएंगे। ए और बी आंसर हो जाता है। आंसर क्या है? डी हो जाएगा, दोनों। आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं जिनका नाम है ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं। अगर आप लोग खेल देख रहे होंगे, अगर आपका इंटरेस्ट होगा खेल में, तो गारंटी है इसका कि आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा खेल का। बांग्लादेश गेंदबाज ये नाहिदा अख्तर हो जाते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाता है, जिसकी स्थापना 1909 में हुआ था, है ना। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था, जिसका मुख्यालय दुबई है। और दुबई, है ना, यानी कि यूएई में दुबई हो जाता है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग वारकले हो जाते हैं, है ना। ग्रेग वारकले हो जाएंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो ये देखिए, अयोध्या हो जाएगा। आंसर क्या है? ए हो जाएगा। कहाँ पे? अयोध्या हो जाता है। ब्रिटेन की बड़ी कंपनी ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयां लगाएगी। इसके लिए कंपनी कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आगे देखेंगे हम लोग। 13 नंबर सवाल है। 13 कहता है कि कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI कहते हैं, प्रोजेक्ट से बाहर हो गया? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत VVI हो जाता है ना। पूछा जा सकता है कि चीन के जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, इस प्रोजेक्ट से कौन सा कंट्री है जो बाहर हो गया? इटाली हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है? बी है, इटली हो जाएगा इसका, है ना। तो चलिए, आप लोग इसको नक्शा में देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। देखिए ऐसे। चलिए आगे हम लोग बढ़े। चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली बाहर हो गया है। साल 2019 में इटली BRI में हुआ था, शामिल हुआ था इस समय में 2019 में। विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने, है ना, कहा कि चीन के साथ BRI में शामिल होने के बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापार में उम्मीद के अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाई है ना। इटली की बात करें तो इटली की राजधानी क्या है? रोम हो जाता है। इसका मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया, है ना। ये देखिए, यहाँ पे नागालैंड के लोग मनाते हैं। आप देख सकते हैं, ये मधुमक्खी हो गया, है ना। मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड हो जाता है। मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? क्रम भी याद रखिएगा, कौन सा? तो 5वां। और यह मनाया गया पूर्वोत्तर स्टेट है जिसका नाम है ना, नागालैंड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए, 5वां नागालैंड हनी बी, है ना, हनी बी दिवस जो है नागा हेरिटेज विलेज और किसामा में बी एंड हनी ट्रायल्स टेस्ट जो है थीम के तहत बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नागालैंड की हम लोग बात करेंगे तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा हो जाता है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो हो जाते हैं और राज्यपाल की बात करें तो ला गणेशन हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है 15 नंबर सवाल, है ना। पंद्रह नंबर सवाल है, थोड़ा नीचे कर लिया जाए।
है ना। चलिए 15 नंबर सवाल है। 15 कहता है यहाँ पे, देखिए कट जा रहा है, कभी कभी हो जाता है। चलिए 15 कहता है कि दुबई में चल रहे COP28, है ना, कौन सा, तो COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है। यह जो सवाल है आपसे पूछा जा सकता है, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कहता है यहाँ पर, है ना, कहता है सवाल कि दुबई में चल रहे हैं कौन सा, COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ, है ना, भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की। इसका आंसर यूनिसेफ हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है, बी हो जाता है, यूनिसेफ हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे यूनिसेफ और भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जलवायु कार्रवाई में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दुबई में क्या है, COP28 में ग्रीन राइजिंग पहल शुरू कर रहे हैं। युवा जो है अभियान के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य मिशन लाइफ आंदोलन से प्रेरित जमीनी स्तर की पर्यावरणीय कार्रवाई को बढ़ावा देना है ना। यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड हो जाएगा। अक्सर ये सवाल पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसकी स्थापना देखिए 11 दिसंबर 1940 को हुआ और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क हो जाता है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 16 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है। किस राज्य ने जीता है ना। देखिए कहता है कि द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड किसने जीता, तो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता जाता है। आंसर क्या है, बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश से भी सवाल पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। यहाँ 785 टाइगर है ना। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हैं, 24 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो जाते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य व घड़ियाल राज्य का भी दर्जा दिया गया है। यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जंगल है ना, वन सर्वाधिक है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और जहाँ पे सर्वाधिक जंगल होगा वहाँ पे जनजातियाँ निवास करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, है ना। अनुसूचित जो जनजाति हैं, एसटी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल कहता है कि किस पूर्व क्रिकेटर को, है ना, किस पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, पूछा जा सकता है। तो ये सुरेश रैना हो जाते हैं। सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है ना, यही है सुरेश रैना। और आंसर क्या है, सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोल ने, है ना, शुक्रवार को पूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है सुरेश रैना को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। कहता है यहाँ पे, एक बार और देखिए, प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, समिट 2023 का थीम क्या है ये बताइए। तो थीम यहाँ पे देखेंगे, एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन हो जाएगा। आंसर क्या है, ए हो जाता है ना। चलिए देखेंगे हम लोग। कहता है कि शिखर सम्मेलन 12 से 14 दिसंबर तक भारत मंडपम कहाँ पे है, दिल्ली में हुआ।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी में लगभग 28 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल है। आने वाले वक्त में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको ज़रूर इस क्षेत्र में भेजिए, है ना, ताकि इसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होने वाला है। रोबोट की दुनिया आने वाली है। एक समय ऐसा होगा आप देखेंगे कि हर घर में रोबोट होगा और आपसे बात करने के लिए, आपके हर काम करने के लिए, आपसे इमोशन जुड़ाव के लिए भी रोबोट की ज़रूरत हो जाएगी। जैसे सऊदी अरबिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक सोफिया नामक, यूएई में जाएंगे तो वहाँ पे एक सोफिया नामक रोबोट है जो आपसे बात करेगा, आपकी फीलिंग सब कुछ करेगी, आपकी फीलिंग्स, आपकी सब जो भी है, एक डिज़ायर जो भी होता है एक लड़का और लड़की के बीच में, वो सब कुछ होता है। उन्हें वहाँ फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। अगर आपने उन्हें छेड़खानी कर दिया तो फिर आपको जेल हो जाएगी। खैर चलिए, इस तरह से आने वाले वक्त में बहुत तीव्र गति से बढ़ते जाएगा। मशीन को भी इतना इज्जत और मान सम्मान मिलने वाला है ना। धीरे धीरे इंसानों की जो काबिलियत और इंसानों का जो प्रेम है वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। देखिए, दूध बेचने वाला पूरी ईमानदारी से भी बोलता है कि हमारा दूध प्योर है, फिर भी आप यकीन नहीं करते, फिर भी लैक्टोमीटर डाल करके देखते हैं कि अच्छा इसमें कितना पानी डाला गया है ना। मशीन पे ज़्यादा भरोसा है लेकिन लोगों की ज़ुबान पे भरोसा नहीं है। यही आगे धीरे धीरे करेगा। अगर आप देखेंगे तो आप खुद अभी मशीन से घिरे हुए हैं, बिना मोबाइल का नहीं रह सकते, है ना। कहा जाता है कि आपकी साथी संगी जो भी हो कुछ देर के लिए रह सकते हैं, माँ बाप के बगैर रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। ऐसा सिचुएशन है और यह सवाल पूछा गया था बीपीएससी में आपसे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया? तो 5 अगस्त 2019 को हटा दिया है ना। कब? आंसर बी हो जाएगा, 5 अगस्त 2019 को हटा दिया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, है ना, 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो यहाँ पे देखिए, भारत जो है 7वां स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में आप देखिएगा जो भारत है इसका जो स्थिति है 7वां है। पूछा जा सकता है, ये जो सूचकांक से प्रश्न एक पूछे ही जाते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि किसने रिपोर्ट जारी की इसका? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को जारी किया। क्या है यह सूचकांक? तो यहाँ पे देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है एक तरीका है जो देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है और प्रदूषण फैलने को रोकने के लिए उठाए गए कदम और उसके नतीजे पर यह सूचकांक तैयार होता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स डे जो सेलिब्रेटेड होता, अगर देखेंगे तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। वर्ष 2023 की थीम की बात करें तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल हो जाएगा। थीम भी याद रखिएगा। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1948 में मनाया गया था। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। उद्देश्य की बात करें तो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है ना। वर्ष 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड कूटनीति ऑफ ऑस्कर से सम्मानित किया गया? तो ये बान की मुन हो जाते हैं। आंसर सी है, आप देख सकते हैं, बान की मुन हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि वर्ष 2023 के लिए अन्य पुरस्कार विजेताओं में संयुक्त राष्ट्र में बोस्निया एवं हर्जेगोविना की पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि मिरशादा कोलाकोविक को संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण कोरिया के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि किम सुक और 72वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो हैं मिरोस्लाव लाजकाका को क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है
है ना, शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है ना, 11 दिसंबर को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे थीम, देखिए कहता है कि रेस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, है ना। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में की थी और उद्देश्य की बात करें तो पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। अगला सवाल कहता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन कहता है कि भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? यह सवाल अक्सर पूछने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत और कौन सा देश है विनबैक्स 2023 के लिए? तो ये देखिए वियतनाम हो जाएगा। आंसर क्या हो, सी हो जाता है आपके लिए, वियतनाम हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग देखेंगे विनबैक्स की चौथी संस्करण का आयोजन जो है हनोई में हुआ, वियतनाम में किया जा रहा है ना। भारत और वियतनाम देश के बीच आयोजित किया जा रहा है, जिसको हम लोग विनबैक्स बोलते हैं। और इसका जो प्रारंभ हुआ 2018 में शुरुआत होता है। अगर हम लोग वियतनाम के बारे में देखेंगे वियतनाम, तो इसका राजधानी जो है हनोई हो जाएगा। और मुद्रा की बात करें तो वियतनामी डोंग हो जाता है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो फाम मिन और चिन हो जाते हैं, ये नाम है इनका। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राम कुमार रामनाथन ने, जो भारत के हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है ना। आगे देखेंगे हम लोग, भारत के राम कुमार रामनाथन ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के डेविड विचलर को हराकर क्या किया, पुरुष एकल खिताब जीता। आयोजन स्थल पूछा जा सकता है तो ये कलबुर्गी हो जाता है। कहाँ पे, देखिए कर्नाटक में है। आगे देखिए कहता है स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है ना। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये है अमेरिका, है ना, ये अमेरिका है। देखिए बात जब अमेरिका की आती है तो यहाँ पे देखिएगा ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम तो सभी लोग थे, हमारा भारत भी था, चाइना भी था, और बात करें तो अमेरिका भी था। लेकिन क्या आपको थोड़ा देर के लिए, आप पढ़े लिखे हैं, हम इसलिए आपसे बोल रहे हैं, क्या आपने सोचा है कि इतना डेवलपमेंट अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? खैर छोड़िए वहाँ की बात है, आपका जो पड़ोसी कंट्री है उसका समझिए कि ऊंचाई तक आप कभी पहुँच नहीं सकते। बट ऐसा क्यों हुआ? बल्कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा संसाधन था। हमारे भारत में एक से एक ज्ञानी लोग थे, एक से एक विद्वान लोग थे, फिर भी इतना डेवलप क्यों नहीं हो पाया? और आज भी जो इस समय सबसे ज़्यादा होना चाहिए पूरी दुनिया में, पूरे अगर बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था देखेंगे आप लोग, रियलिस्टिक में आप देखेंगे तो अगर पढ़िएगा तब समझ में आएगा। बाकी तो तत्कालीन सरकार का जो मीडिया है उसकी बात में अगर पढ़ जाएंगे तो आपको मेरी बातें ख़राब लगेगी। लेकिन अगर रियलिस्टिक में पढ़ेंगे आप लोग, रियल में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे दयनीय स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति है। और ये आपको सोचना चाहिए। देश आपका है भाई, आप सोचिए, क्या आपने सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में मत दीजिए। अब ये चीज़ें हैं तो थोड़ा सा ये हो जाता है ना, तो क्या बोला जाए। ये सब चीज़ आप समझते हैं तो आप सोच समझ के, आप ही हैं इस देश के रक्षक, आप ही सब कुछ है ना। क्योंकि आप से सब कुछ शुरुआत होता है, आप हैं तो सब है ना, नहीं तो आपके बिना सब बेकार है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स है और यहाँ जो इकोनॉमिकल जो यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो युवा जो है, युवा सरकार के केंद्र में होता है और पूरी दुनिया में युवा जो है सरकार का केंद्र में होता है। लेकिन आपके भारत में भी तो युवा केंद्र में ही है, लेकिन युवा कितना बेरोजगार है, कितना गरीबी झेलता है, कितना बेबसी झेलता है, कितना भ्रष्टाचार है, कितनी मुश्किल है। लोगों का उम्र बीत जाता है फिर भी नौकरी नहीं मिलता। आप लोग देखिए कितने परेशान हैं।
हम लोग देखे थे पटना में बड़ी अंदर से निकल रहा था एलपी के लिए, लोग दिन तड़प रहे थे। हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है। पटना के सड़कों में उतरेंगे, चाहे कहीं भी आप उतरेंगे तो आपको लगेगा पटना है कि नहीं है ये हाल, पूरे भारत की हाल ऐसी हो गई है। बट बेरोज़गारी पे कोई बात नहीं करता। और बेरोज़गार कौन है? हम भारत के जो युवा हैं यही बेरोज़गार है ना, यही बेरोज़गार है। माँ बाप किसी तरह मुश्किल से 5,000, 2,000, 4,000 रुपये जुटा कर भेजते हैं और हमेशा ये वादा किया जाता है कि अगली बार हम कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। सोच के देखिए, अगर एक फ़ैन आप खरीदते हैं, सोचिए ना, एक फ़ैन खरीदते हैं, अगर कहीं गलती से वो ख़राब हो गया, बाई चांस कुछ कभी रुक के चलने लगे, तो दुकानदार को 10 बार जाके बोलते ही नहीं, कभी कभी मूड करता है तो दो चार लोग मिलकर उसको पिट भी देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, आपने जिसे अपना सरकार बनाया, आपने जिसे वोट दिया, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपने दिया है, क्यों नहीं पूछा आप अपनी सरकार से कि भाई हम जीवन के 28 साल गुजार दिए, 35 साल गुजार दिए, है ना, एक नौकरी के लिए ना शादी विवाह हुआ ना कुछ हुआ, क्या हमें कब मतलब ये पूछना चाहिए। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप युवा हैं, है ना, आपको सोचने का हक है। आप सोचिए, आपको लेकर के अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। आपके लिए कोई मसीहा नहीं आएगा इस धरती पे दोबारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, गांधी जैसे लोग नहीं आएंगे। उन्होंने बहुत सारा हक अधिकार दिया है, लड़ना आपको पड़ेगा। अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई अपना खुद लड़ना पड़ेगा। तो चलिए, इसलिए हम बोलते हैं कि युवा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं अमेरिका में, समझे। अब ये सोचेंगे मैं एक बार अमेरिका गया था, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, स्टार्ट ऑफ फंडिंग, वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर रहा है ना। स्टार्ट ऑफ फंडिंग के मामलों में भारत 2023 में वैश्विक रैंकिंग में चौथे स्थान पर फिसल गया। अमेरिका, राजधानी की बात करेंगे तो वाशिंगटन DC हो जाएगा, मुद्रा डॉलर है और राष्ट्रपति जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो जाते हैं। अमेरिका की सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। वहाँ का सामाजिक जो संरचना है बड़ा ही खूबसूरत है। वहाँ का जो फंडामेंटल मानव जो है, आप लोग भारत में हम लोगों ने देखा कि हम एक दूसरे से समझिए 1 इंच ज़मीन के लिए मर्डर कर देते हैं, मारपीट कर लेते हैं। सरकार कुछ भी आपके संपत्ति को आपके बीच में किसी को भी लड़वा देती है, आप कोई सवाल नहीं पूछते। अमेरिका में खड़ा हो जाएगा गवर्नमेंट के सामने, तुमने वादा किया था। कोई भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग के लोग भी यहाँ पूछते हैं सरकार से कि तुमने कहा था ना हमको 10 लाख रुपए देने के लिए, क्या हुआ? आप नहीं पूछ सकते। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक हम भारत को ज़रूर कहते हैं, है ना, लेकिन लोकतंत्र है कहाँ भारत में, ये सोचना आपका काम है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, है ना। तो ये भजन लाल शर्मा हो जाते हैं, है ना, भजन लाल शर्मा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा कर दी गई है। तो राजस्थान के अगर बारे में देखेंगे तो इसका राजधानी क्या है, जयपुर हो जाएगा। यहाँ पे CM की बात करें तो भजन लाल शर्मा है ना, और राज्यपाल कलराज मिश्रा हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, है ना, ये देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बनेगा। ये जावेद अख्तर हो जाते हैं, इन्हीं को यह सम्मान मिला जिनका नाम है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। आंसर क्या है, D हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अनुभवी गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल को पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला है, और ये जो हल्दी है यह मेघालय में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, मेघालय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि मेघालय की हल्दी अब खास हो गई है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा
जयंतिया हिल्स के क्या है, लाकाडोंग क्षेत्र के किसानों को होगा, जहां से सबसे ज़्यादा होती है। अगर मेघालय में देखिएगा तो मेघालय में कुछ पहाड़ियां हैं जिसका नाम है गारो, है ना, गारो, और यहाँ पे देखिए खासी, है ना, और खासी जो है उसके बाद है जयंतिया, है ना, और यहाँ पे देखिएगा यही सारे के सारे क्या है, मेघालय के क्षेत्र में हो जाते हैं। और यहीं पे दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होता है, कहाँ पे होता है, तो मासिन राम में, है ना, मासिन राम में हो जाता है, मासिन राम। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। राजधानी शिलोंग हो जाएगा, मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा हो जाते हैं, राज्यपाल फागू चौहान गए हैं, बिहार में ही थे पहले, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि ईयरली वार्निंग फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो ये देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, आंसर क्या है, डी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन के द्वारा इसको किया गया है ना। क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ईयरली वार्निंग फॉर ऑल पहल की शुरुआत किया गया इन दोनों के द्वारा, है ना, जिसका नाम है WMO और UNDRR के द्वारा। और उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य 2027 तक एक ऐसा चेतावनी सिस्टम बनाना है जिससे लोगों को पृथ्वी पर आने वाले खतरनाक मौसमी बदलाव के बारे में पहले से अलर्ट भेजा जा सकेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा लॉन्च की गई है ना। विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो देश है आपका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। यहाँ देखिए कहता है कि दुनिया की सबसे विशाल केंद्रित सौर परियोजना हाल ही में COP28 के संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में लॉन्च की गई है। और दुबई में वर्ष 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। 2050 तक है। अगला सवाल कहता है कि मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश है जो टॉप पर है ना। और टॉप पर ये बियाना हो जाएगा। टॉप पर कौन हो जाएगा, बियाना हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हैदराबाद 153वां स्थान में जीवन की कौन सा, तो जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। और भारत में पुणे का स्थान 154वां स्थान की जीवन की गुणवत्ता जो है दूसरी अच्छी हो जाती है। याद रखिएगा 153वां में हैदराबाद, 154 में आपका पुणे हो जाता है। जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 की बात करें तो नंबर 1 स्थान कौन हो जाएगा, तो देखिए नंबर 1 स्थान आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ज्यूरिक की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड है। वैंकूवर मतलब कनाडा में है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 33 नंबर कहता है कि पहले इंडिया आर्ट, है ना, इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बिएनलेवल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है ना। और ये उद्घाटन आपको कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया, है ना, दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला में आयोजित होने वाले पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिकी 2023 का उद्घाटन किया है। सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने के लिए कलाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, कला पेशेवरों और जनता के बीच समग्र बातचीत शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 34 नंबर सवाल। 34 कहता है कि BCCI की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश किया गया है। तो अर्जुन अवार्ड की सिफारिश मोहम्मद शमी के द्वारा किया गया है, मोहम्मद शमी के द्वारा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं BCCI ने भारत के तेज गेंदबाज जिनका नाम मोहम्मद शमी है का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए खेल मंत्रालय से शमी के नाम की सिफारिश किया गया है। BCCI की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1928 में किया जाता है, जिसका मुख्यालय दुबई में है ना। और इसके अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 35 नंबर सवाल कहता है कि किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया
है ना। कौन सा अनावरण हो जाता है? फ्रांस। इसका आंसर बी है। कहता है कि तमिल वासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर सेर्गी में किया गया। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे जो तिरुकल्लुशांग के लेखक थे। उन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है और यहाँ का मुद्रा यूरो हो जाता है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हो जाते हैं, इमैनुअल मैक्रो, है ना। और पेरिस को तो आप लोग जानते हैं, सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर सवाल है। कहता है कि साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में एक लौते भारतीय क्रिकेटर कौन है ना। तो ये शुभमन गिल हो जाएंगे। आंसर क्या है? बी हो जाता है, शुभमन गिल है। यहां पे देखते हैं साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें सभी भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी सचिन रविंद्र टॉप पर हो जाते हैं। अच्छा, गूगल में देखेंगे तो गूगल की बात है तो गूगल की स्थापना 1998 में हुआ था और मुख्यालय कैलिफोर्निया है। और सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचोई हो जाते हैं, है ना, पिचाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, है ना। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाते हैं। अच्छा, जब भी हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं ना, तब लोगों को जवाब देने में मज़ा आता है कि पूरी दुनिया में, विश्व में बताइए कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जितना पढ़ा लिखा हो। भारत की तो बात तो छोड़ दीजिए, भारत में तो कोई भी राष्ट्रीय नेता उनके जूते के धूल के बराबर भी नहीं था पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो भारत की बात क्या करना। लेकिन विश्व में भी देखिएगा तो विश्व में इनका स्थान छठा व्यक्तियों की कतार में आता है। सोचिए, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इस बात को बड़ा गर्व होता है ना, हम भारतीयों को बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। इनका लोहा अमेरिका भी मानता है, ब्रिटेन भी मानता है। लेकिन कोई ऐसा नेता का नाम बताइए जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान के लिए पूजे जाते हो डॉक्टर अम्बेडकर के सिवा? कोई नहीं, भारत का तो कोई भी नहीं है। और भारत का एक ही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और दूसरा अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मानने वाले जो लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं और हो जाते हैं बुद्ध, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम में किया गया। इस मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच और भार 38 किलोग्राम है। इस म्यूजियम की स्थापना 2016 में राजस्थान की सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सहयोग से किया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। डेवलपमेंट इंडिया, है ना, एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, है ना। तो ये लॉन्च किया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च किया है ना। और कहता है कि उद्देश्य इसका देश की राष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकता और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना है इसमें। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम रट लीजिए। कहाँ पे हुआ? तो अजरबैजान में हुआ, है ना। अजरबैजान में हुआ है ये। कौन सा? तो COP29 जो है कहाँ पे हुआ? अजरबैजान में हुआ। यह सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है ना। COP29 का मतलब पार्टियों का 29वां सम्मेलन है, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जहां राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर चर्चा और रणनीति बनाने के लिए एकत्रित होंगे। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन COP में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 92 में रियो डी जेनेरियो
ये कहाँ पे, तो ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए, वहीं इसमें शामिल होते हैं। 40 नंबर सवाल देखेंगे हम। 40 कहता है कि किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरगम्या महोत्सव जो है आयोजन किया गया। कौन सा, तोरगैया, है ना, तोरगैया महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाए, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, 7 सिस्टर का एरिया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय का 3 दिवसीय तोरगैया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। देखिए तवांग मठ भी पूछा जाता है, अभी भी आई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो जाते हैं और राज्यपाल बीडी मिश्रा हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 41 नंबर सवाल है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, है ना, किया गया है, तो ये समीर शाह हो जाते हैं, समीर शाह, है ना। जैसे हम लोग देखेंगे, ये देखिए ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए समीर शाह को चुना। और बीसीसी सबसे बड़ी टेलीविजन नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में समाचार कार्यक्रम क्या करता है, प्रसारित करता है। यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर सवाल। 42 कहता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है, तो ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में किया जा रहा है ना। अगला सवाल देखते हैं, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो है ब्रज प्रहार 2023 का 14वां संस्करण है, संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू हुआ। उद्देश्य की बात करें तो संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। पहला संस्करण की बात करें तो 2010 में भारत में आयोजित किया गया था, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 43 नंबर सवाल है ना। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है, पूछा जा सकता है कि बताइए 2023 के आंकड़ों के मुताबिक बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो अफीम उत्पादक है वो कंट्री कौन सा है। तो ये देखिए, है ना, ये म्यांमार हो जाता है, म्यांमार, है ना। कहता है कि म्यांमार में इस साल 1080 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन हुआ और म्यांमार 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है। अगर हम लोग म्यांमार की बात करें तो राजधानी नायपीडो हो जाएगा और मुद्रा क्यात हो जाता है ना, क्यात। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहता है कि दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई जा रही है ना, तो ये कहाँ बनाई जा रही है, चीन में बनाई जा रही है। देखिए दुनिया की सबसे, है ना, गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई जा रही है। यहाँ पे देखिए कहता है कि यह लैब चीन के सिचुआन प्रांत में बनाई गई और इस प्रयोगशाला की गहराई 1.5 मीटर है और प्रयोगशाला ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाता है, मुद्रा रेन मिन भी हो जाएगा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो जाते हैं। चलिए बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है ना, चौथे पीढ़ी की, तो यह जो देश है आपका वो चाइना हो जाता है, आपका पड़ोसी कंट्री है, चीन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है कि चौथी पीढ़ी का यह प्लांट चीन के उत्तरी शेडोंग प्रांत में स्थित है। इसका नाम शिदाओ बे प्लांट हो जाता है। यह चीन का स्वदेशी प्लांट है और चीन का लक्ष्य 2035 तक परमाणु ऊर्जा से 10% और 2060 तक 18% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 46 नंबर सवाल है। 46 कहता है कि किस अफ्रीकी देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया, तो ये आपका माली हो जाएगा। आंसर क्या है, सी, माली को समाप्त कर दिया गया है। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने माली सरकार के अनुरोध के बाद दिसंबर 2023 में माली में अपने 10 साल के शांति मिशन को क्या किया, समाप्त किया, है ना। यूएन पीसकीपिंग मिशन की बात करें तो यूएन पीसकीपिंग मिशन को बात करें तो 1948 में शुरू किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य संघर्षशील देशों में शांति स्थापित करना है। राजधानी की बात करें तो माली का बमाको हो जाता है, मुद्रा का CFA फ्रैंक हो जाएगा।
है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है ना। तो ये कौन सा देश हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाता है ना। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाता है। चलिए देखेंगे हम लोग इसमें। अफगानिस्तान है। कहता है कि फिनलैंड में अफगानिस्तान के नए एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह एनजीओ अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ उनके अधिकारों की रक्षा करता है। और अफगानिस्तान की बात करें तो राजधानी काबुल हो जाएगा, मुद्रा अफगानी हो जाता है ना। चलिए जल्दी जल्दी समाप्त करिए। अगला सवाल है कि महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में किस योजना को शुरुआत किया? तो यह योजना जो है नमो ड्रोन दीदी योजना हो जाता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नमो ड्रोन दीदी योजना, है ना। यहाँ देख सकते हैं ड्रोन दीदी योजना महिला व किसान सशक्तिकरण का अनूठा प्रयास किया गया। यहाँ पे देखिए कहता है कि इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित करने और ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने के लिए पूरे देश में 15,000 नमो ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला सवाल है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को कर्मवीर चक्र पदक 2023 और रेक्स क्रमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार हो जाते हैं। आंसर क्या है? बी है ना, बी हो जाता है। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार हो जाते हैं। कुछ डिस्कशन देख लें हम लोग। कहते हैं कि किस लिए सम्मानित किया गया है? होमोसेपियंस में कोशिकाओं की स्मृति गतिविधियों के अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह दिया गया। और रेक्स क्रमवीर चक्र पदक की बात करें तो रेक्स क्रमवीर चक्र पदक उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित है जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए वैश्विक स्तर पर असाधारण योगदान का प्रदर्शन किया है ना। चलिए आगे हम देखेंगे और ये हमारा सेशन का अंतिम सवाल हो जाता है। किस देश के अरशद शफीक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो किस देश का है यह पाकिस्तान का हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है? ये हो जाता है पाकिस्तान। और यहाँ तक आपका जो सेशन है वो समाप्त हो जाता है। तो चलिए करंट अफेयर्स का अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक इसे रिवाइज करिए, अच्छा से पढ़ाई करिए, है ना। एग्ज़ाम के लिए टाइम तो है नहीं, और एकदम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए, है ना। तो मिलते हैं एक अलग और नए जोश के साथ, है ना, और नए हम लोग एपिसोड के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।